नमस्कार, मैं हूं गुलरिश और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है राजधानी दिल्ली से। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल हो गए हैं गिरफ्तार। 21 मार्च को ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर केजरीवाल से पहले 2 घंटे तक पूछताछ की, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की रात ईडी की लॉकअप में कटी। ईडी सीएम केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। कह रही है कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी पारा हाई है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि देश में मोदी सरकार ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। केजरीवाल के सहयोगी और दिल्ली की मंत्री आतिशी कह रही हैं कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा। उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बना लिया है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार। कोई कार्रवाई होगी और राहत कोर्ट से नहीं मिलेगी तो भी चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड का। हमारे कॉलीग्स ने ये मांग की कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी बदल सकता है, होम सेक्रेटरी बदल सकता है, किसी को बदल सकता है, तो ये एजेंसीज किस प्रकार की कोई एक विशेष एग्जेम्पशन एंजॉय करती है, इन एजेंसीज पे नियंत्रण क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन की शुरुआत कर दी है। हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन नामांकन किया है। त्रिवेंद्र ने जिला बीजेपी कार्यालय से ऑनलाइन नामांकन भरा। इस दौरान मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक मदन कौशिक समेत कई नेता मौजूद रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत 26 मार्च को फिजिकल नामांकन भी करेंगे। ऑनलाइन नामांकन करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 3 दिन पहले उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें मोदी ने कहा कि हरिद्वार वासियों को मेरी ओर से राम राम कहिएगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिला मुख्यालय स्थित नामांकन केंद्र में पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सीएम धामी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले अजय टम्टा ने जागेश्वर धाम में विशेष पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद अल्मोड़ा में बीजेपी की जनसभा भी हुई। अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा लगातार 4थी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से है। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस ने कर दिया अपने उम्मीदवार का फाइनल नाम ऐलान। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार सीट पर बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत को टक्कर देंगे। हरिद्वार सीट को लेकर कांग्रेस में कई दिन से पेच फंसा हुआ है। हरीश रावत यहां से अपने बेटे वीरेंद्र के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन आलाकमान हरीश को ही मैदान में उतारना चाहते थे। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान की ही चली और हरीश रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरना पड़ा।
मतलब हरिद्वार हॉट सीट पर मुकाबला हाई प्रोफाइल होने वाला है। बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच चुनावी मुकाबला होगा। हरिद्वार हाई प्रोफाइल सीट पर उमेश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के हरीश रावत से मुकाबला करने उतरे हैं। उमेश कुमार अभी हरिद्वार की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन अब सांसद बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। उमेश ने रुड़की के रोड शो करते हुए रोशनाबाद मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया। उमेश का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने हरिद्वार की जनता के साथ धोखा किया। दोनों ही दलों के नेता प्रवासी पक्षियों की तरह आते हैं और चुनाव जीतने के बाद हरिद्वार में झांकते तक नहीं। मुद्दों की बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसानों की सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर है तो इस जनपद में है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले उन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से खदेड़ना है जो दिल्ली से उड़कर यहाँ आते हैं, चुगते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस दिल्ली चले जाते हैं, फिर 5 साल दिखते नहीं। हरिद्वार सीट के साथ ही नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट का सस्पेंस भी कांग्रेस ने खत्म कर दिया। इस सीट से कांग्रेस ने डॉक्टर महेंद्र पाल को मैदान में उतारा है। नैनीताल सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अजय भट्ट से महेंद्र पाल की चुनावी टक्कर होगी। अजय भट्ट केंद्र में मंत्री हैं और इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं, जबकि पेशे से वकील महेंद्र पाल कांग्रेस संगठन के पुराने नेता हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। दिग्गज नेता एनडी तिवारी महेंद्र पाल को कांग्रेस में लाए थे। 2002 में एनडी तिवारी के सीएम बनने और नैनीताल लोकसभा सीट छोड़ने के बाद महेंद्र पाल ने नैनीताल लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता था। इससे पहले 1989 में भी वो नैनीताल से सांसद बन चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर खाली पड़ी मैंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव कराने की मांग की है। हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट पिछले साल अक्टूबर में बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली है, जबकि चमोली जिले के बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। देश के कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव लोकसभा के साथ होने हैं, लेकिन इस सूची में मंगलौर सीट को चुनाव आयोग ने शामिल नहीं किया। वहीं बद्रीनाथ सीट चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद खाली हुई है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात की और इन सीटों पर भी लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव कराने की मांग की। निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम जी से भेंट करने के लिए आए थे। उनको हमने एक निवेदन प्रस्तुत किया है कि 30 अक्टूबर को मंगलौर के जो विधायक थे उनका इंतकाल हो चुका है और नवंबर में ही हमारे पिटिशनर ने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी। उस प्रक्रिया में 2-3 महीने का समय लगा, लेकिन कल जो है आदेश जारी हो गए हैं जिसमें कि विड्रॉल को मान लिया गया है। ऐसे में संविधान के हिसाब से अगर आप देखें तो 30 अप्रैल को उनके इंतकाल को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और संविधान ये कहता है कि बाई इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। इसलिए हमने निवेदन किया कि जो 7 फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं, मंगलौर का और बद्रीनाथ का इलेक्शन भी जो बाई इलेक्शन है उसको भी किसी फेज में समायोजित करने का प्लान बना है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। इस दौरान धामी ने खटीमा चौराहे पर अपना काफिला रुकवाकर स्थानीय जनता से संवाद किया। आम लोगों के साथ चाट के ठेले पर गोलगप्पों का स्वाद लिया। धामी अपने गृह नगर खटीमा में सड़कों पर घूमते नजर आए तो मैदान में फुटबॉल खेलते बच्चों के बीच भी धामी पहुंचे। फुटबॉल को किक मारी और बच्चों से बात करके उनका हौसला बढ़ाया। 23 मार्च को उत्तराखंड की सत्ता में धामी सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके को बीजेपी यादगार बनाने जा रही है। धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पार्टी ने सभी मंत्रियों और पद अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। सीएम धामी अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद और पद अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गोष्ठियों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च। तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ भी जिला मुख्यालयों पर होंगी। हमारी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उन पर वहाँ चर्चा करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम धामी लगातार होली मिलन कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं और रंगों के साथ प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं।
धामी की होली वाली तस्वीरें अब चंपावत से आई हैं। यहाँ धामी ने स्थानीय महिलाओं के साथ खड़ी होली के गीतों के साथ नृत्य भी किया। धामी चंपावत के प्रसिद्ध गोलजू देवता के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। गोलजू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है, जिनके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। आईएसआई के इंडिया हेड हारिस फारूकी की असम से गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज खुल रहे हैं। हारिस फारूकी देहरादून का रहने वाला है, तो उत्तराखंड से जुड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय से हारिस देश भर में धमाकों के लिए जगह की तलाश कर रहा था। एनआईए के मुताबिक हारिस ने पाकिस्तान के एक कैंप में आईईडी धमाकों की ट्रेनिंग भी ली थी। इसके लिए वो जुलाई 2023 में देहरादून भी आया था। दावा है कि हारिस ने कुछ लोगों से संपर्क कर हल्द्वानी के पास गोला नदी में सुतली बम का ट्रायल भी किया था। आईएसआई आतंकी हारिस फारूकी के नेटवर्क में उत्तराखंड के किन किन इलाकों में लोग हैं, इसके सुराग लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस हारिस को देहरादून लाकर उससे पूछताछ की भी तैयारी में जुटी है, ताकि प्रदेश के लिंक को खंगाला जा सके। देहरादून पुलिस की हो गई है शातिर बदमाश से मुठभेड़ आशा रोड़ी इलाके में मनोज सिरोही नाम के बदमाश से हुई, जो ऋषिकेश में जूलर शॉप में लूट की वारदात में शामिल था। पुलिस के मुताबिक दोबारा लूट की फिराक में मनोज मेरठ से देहरादून की तरफ आ रहा था, तभी पुलिस से सामना हो गया। मनोज ने पुलिस पर गोलियां भी चलाईं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मनोज घायल हो गया और फिर उसके गिरफ्तार उसे कर लिया गया। मनोज सिरोही नाम के इस बदमाश के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ज्वालापुर से चोरी की गई बाइक भी इसके पास से बरामद की गई है। नैनीताल जिले में मौजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक अच्छी और एक चिंता वाली बात आई है सामने। जिम कॉर्बेट में मगरमच्छ और घड़ियालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ऊद बिलाव की संख्या में कमी आई है। हर साल की तरह इस साल भी फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में जलीय जीवों की गिनती की गई। इससे पता चला कि कॉर्बेट में मगरमच्छ और घड़ियाल तो बढ़े हैं, लेकिन ऊद बिलाव घट गए हैं। पार्क प्रबंधन के मुताबिक 2023 में 129 मगरमच्छ थे, जो 24 में 197 हो गए। 2023 में घड़ियालों की संख्या 102 थी, लेकिन 2024 में 183 घड़ियाल हो गए, जबकि 2023 में 183 ऊदबिलाव देखे गए, जो अब 2024 में 161 हो गए हैं, यानी कि 22 ऊदबिलाव कम हुए हैं। हालांकि अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि ऊदबिलाव एकांतवासी होता है, इसलिए कई बार प्रत्यक्ष गणना में दिखाई नहीं देता। पार्क में अब कैमरा ट्रैप्स का इस्तेमाल होगा, जिससे ऊदबिलाव की संख्या का सटीक अनुमान हो। तो हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।